तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब बहुत 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 बढ़िया होंगे। अभी तक हमने जीएसटी में देखा कि सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स होता है क्या, कि टैक्सेशन क्यों लगाती है। सबसे पहले गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगाती है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमें रोड बनाना है, ब्रिजेस बनाना है, पुलिस की सैलरी बांटनी है, आर्मी की सैलरी बांटनी है, कई तरह के गवर्नमेंट्स को फंड करना है। फिर इंटरनल रेबेलियन आर्मी अगर कोई होती है तो उससे निपटने के लिए, एक्सटर्नल अग्रेशन होता है तो उन सब चीजों से निपटने के लिए, इन सब चीज के लिए हमें टैक्स लगाना पड़ता है। फिर हमने पूछा गवर्नमेंट से कि टैक्स कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के आप टैक्स लगाओगे, तो गवर्नमेंट ने बोला दो टाइप के हम टैक्स लगाएंगे, एक है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट और हमारा क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा। मतलब एक तो पहली बात लगेगा काय पे, वो इनकम पे लगेगा। आप जैसे ही कुछ इनकम कमाओगे तो गवर्नमेंट आपके घर आएगी, आपसे कुछ टैक्स लेके जाएगी। ठीक है, आपके घर वो नहीं आएगी, आपको जाना पड़ेगा, आपको वहां जाके टैक्स जमा करना पड़ेगा। ठीक है, और इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आपका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा। आप क्या करोगे, कोई भी गुड्स खरीद के लाओगे तो गुड्स सेलर क्या करता है, आपको डायरेक्टली एक प्राइस बताता है, वो प्राइस देके आ जाते हैं और गुड्स ले आते हो। आप जैसे कार लिया तो 11,80,000 की जब आप कार लेके आए, 11,80,000 की आप कार लेके आए, तो उसमें 1,80,000 आप जीएसटी देके आए। आपको पता ही नहीं कि आप जीएसटी दिया है, और फिर वो सेलर क्या करता है, आपके बिहाफ पे जीएसटी पे कर देता है। ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्स का। और फिर डायरेक्ट टैक्स क्या पे लगता है, इनकम टैक्स पे लगता है। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या है, जीएसटी और कस्टम है। इसके बाद डायरेक्ट टैक्स का नेचर कैसा है, प्रोग्रेसिव। आप ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा टैक्स देना है, बहुत ज्यादा कमाओगे तो बहुत ज्यादा टैक्स देना है। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स आप इनडायरेक्ट टैक्स क्या पे लगाओगे, एक्सपेंडिचर पे, गुड्स और सर्विस। अगर आप कोई गुड्स खरीदते हो या कुछ सर्विस परचेस करते हो तो उस केस में आप पे जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेंस पे क्या लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद हमने देखा कि ये दोनों, जब हमने डिफरेंस खत्म कर लिया कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता है क्या, फिर हमने देखा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स को मैनेज कौन करेगा, तो डायरेक्ट टैक्स को सीबीडीटी मैनेज करेगी, इनडायरेक्ट टैक्स को सीबीआईसी मैनेज करेगी। ठीक है, फिर हमने इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ फीचर्स देखे थे, वही फीचर्स सेम डिफरेंस में हमने कवर कर लिए थे। उसके बाद हमने कास्केडिंग इफेक्ट का एक फीचर्स देखा था कि पुराने जो सीएसटी, वेट और एक्साइज में क्या हो रहा था, सर्विस टैक्स में, इन सब चीजों में कास्केडिंग इफेक्ट आ रहा था। मतलब सेम गुड्स की प्राइस बढ़ते जा रही थी, क्योंकि वहां पे जो पुराना टैक्स पे करके आ रहे थे उसकी क्रेडिट नहीं मिल रही थी। मीन्स अभी क्या है जीएसटी में, आपकी आज की कितनी लाइबिलिटी है, फॉर एग्जांपल आप 1,80,000 आपकी आज की लाइबिलिटी है कि आपको जीएसटी पे करना है, पर आप ये देखो कि आप पुराना ऑलरेडी कितना पे कर चुके हो। पुराना आप फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपीज ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो आपको 80,000 ही देना। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले क्या होता था कि 1,00,000 जो पे कर दिया वो तो कर दिया, अब 1,80,000 आ रहा है तो वो भी पे करो। तो अब ये प्रॉब्लम हो रही थी कि आप पुराने गुड्स में है ना प्राइस बढ़ते जा रही थी, क्योंकि पुराने में जो टैक्स आप पे करके आ रहे हो उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा था, वो आप माइनस नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो एक ये बेनिफिट हो गया जीएसटी आने से। फिर जीएसटी हमने समझा कि जीएसटी कौन संभालेगा, जीएसटी संभालेगी जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल में कौन कौन रहेंगे, एक होगा फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो क्या होगा, चेयरपर्सन होगा यहाँ का। उसके बाद हर एक स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, वो स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर क्या होगा, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, वो क्या होगा, मेंबर होगा। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्टर होगा स्टेट का, वो भी क्या होगा, मेंबर होगा। तो ये मेंबर्स होंगे और ये जीएसटी काउंसिल बनाएंगे। और जीएसटी काउंसिल का काम क्या होगा, जीएसटी काउंसिल का काम होगा कि किस गुड्स पे क्या रेट से टैक्स लगाएं, किन गुड्स पे एग्जम्प्ट कर दे कि यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, किस थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रखे कि इसके ऊपर अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो ही उसको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है, तो ही उसे टैक्स पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, पेमेंट कैसे होगा, रिटर्न कैसे फाइल होंगे, ये सारे रूल। और एनी अदर मैटर, इसके अलावा जीएसटी के कोई भी मैटर वो कौन देखेगी, जीएसटी काउंसिल देगी। तो जीएसटी काउंसिल का काम क्या है, पूरे जीएसटी को संभालना। जीएसटी काउंसिल ने ही रिकमेंड किया कि जीएसटी नेटवर्क बनाओ। जीएसटी नेटवर्क क्या है कि अब आप ऑफिस के बैठे बैठे ही आप टैक्स पे कर सकते हो, ऑफिस में बैठे बैठे ही आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, ऑफिस में बैठे बैठे ही आप पे कोई अगर केस आया है, कोई अपील आई है, तो उस केस को आप ऑफिस में बैठे बैठे ही आप निपटा सकते हो। आपको अब फिजिकली वहां पे जाके, ऑफिस में जाके, जीएसटी डिपार्टमेंट में जाके या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके वहां पे फिजिकली अपेयरेंस नहीं देना है, आप ऑनलाइन मीटिंग भी वहां पे कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन ही आप अपना सारा जीएसटी मैनेज कर सकते हो। तो एक ये फायदा हुआ। फिर हमने जीएसटी ने कौन कौन सी अभी प्रॉब्लम सॉल्व की। पहले इतने सारे टैक्स थे, इतने सारे एक्ट थे, तो सारे एक्ट को ध्यान रखना पड़ता था। अभी सारे एक्ट को ध्यान रखना पड़ता था, बहुत प्रॉब्लम होती। तो अभी सारे एक्ट काय में आ गए, जीएसटी में आ गए। वेट है, एक्साइज है, सर्विस टैक्स है, कस्टम है, बहुत सारे कस्टम ड्यूटी के भी इसमें है, एंटरटेनमेंट टैक्स है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के सारे एक्ट कहाँ पे सब्सिम्ड हो गए हैं, जीएसटी में सब्सिम्ड हो गए। तो अब एक ही टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स पे जीएसटी ने क्या करा, काम करा।
ठीक है। उसके बाद सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट हमने समझ लिया कि क्रेडिट अब इजीली अवेलेबल हो जाती है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव प्राइस है, गुड्स की प्राइस कम होगी क्योंकि प्राइस पहले क्रेडिट नहीं मिल रही थी। पहले क्या हो रहा था कि जीएस आप जो पहले टैक्स पे करके ऑलरेडी आ गए हो वो माइनस करने को नहीं मिल रहा था, तो गुड्स की प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाती थी। अब क्या माइनस करने को मिल जाता है तो इंसान कम प्राइस पे भी बेच देता है क्योंकि अब उसको पुराने टैक्स की क्रेडिट मिल जा रही है। जो पहले ऑलरेडी पे करके आया उसको वो माइनस करने को मिल रहा है अभी करंट लायबिलिटी में से। उसके बाद इस कारण से रेवेन्यू बढ़ गया क्योंकि क्या हुआ, टैक्स रेट कम हो तो बिजनेसमैन ने क्या सोचा कि ठीक है कम टैक्स रेट है तो दे दो ना, क्या प्रॉब्लम। पहले ज्यादा था तो इंसान इसलिए सोचता था कि आप किसी न किसी उसे बचाएं, ठीक है। उसके बाद इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड वन नेशन वन टैक्स है, ठीक है। बेनिफिट्स 3 लोगों को हुआ। बेनिफिट्स किस किस को लोगों को हुआ, 3 लोगों को हुआ। एक तो हुआ बिजनेसमैन को, दूसरा हुआ गवर्नमेंट को और तीसरा हुआ हम जैसे कंज्यूमर को। बिजनेसमैन को क्या 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 बेनिफिट हुआ, इजी कंप्लायंस हो गया, सब ऑनलाइन हो गया क्योंकि वन नेशन वन टैक्स है, पूरे इंडिया में सेम टैक्स है। अब क्या है कि पहले क्या होता था वेट में कि एमपी का अलग वेट है, उसके बाद महाराष्ट्र का अलग है, गुजरात का अलग है, कर्नाटक का अलग है। तो अब क्या जीएसटी में सब एक जैसा हो गया पूरा, मतलब आप कहीं भी चले जाओ पूरे इंडिया में सेम प्रैक्टिस हो रही है। तो अब सेम प्रैक्टिस हो रही है तो इजी हो गया बिजनेसमैन के लिए। क्या हुआ कि एक स्टेट से वो कई स्टेट में काम कर रहा है तो उसे एक ही एक्ट याद करना पड़ रहा है, अलग अलग एक्ट ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यूनिफॉर्मिटी हो गई, सारे टैक्स रेट्स यूनिफॉर्म हो गए पूरे इंडिया में। रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट हो गया, इंप्रूव्ड कॉम्पिटिटिवनेस हो गई है, ठीक है। गेन टू मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट। अब क्या हुआ कि प्राइस कम हुई तो अब क्या हम बाहर भी अपना गुड्स सेल कर पा रहे हैं, वहां पे एक्सपोर्टर्स बढ़ रहे हैं, हमारी फॉरेन करेंसी बढ़ रही है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बढ़ रहा है, तो हमारा नेशन भी क्या हो रहा है स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। जीएसटी आने से क्या हुआ, नेशन को भी एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिला है, ठीक है। और सेंट्रल स्टेट को क्या फायदा हुआ, एक ही स्ट्रक्चर टैक्स स्ट्रक्चर है तो एक ही टैक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से एक ही टैक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से उन्हें एक ही जगह ध्यान देना, एक ही जगह ध्यान देना तो सिंपल एंड इजी टू एडमिनिस्ट्रेट हो गया। पहले क्या था, वेट भी है, सीएसटी भी है, सर्विस टैक्स भी है, एक्साइज भी, तो सब जगह उसको ध्यान रखना पड़ता था, सब अलग अलग तरीके की रेट मारते थे, 4 रेट पड़ रही थी, 4 एक्ट क्या पड़ रही। जीएसटी में क्या एक ही रेट मार दो तो एक ही एक्ट में जितना भी काला धन है सब बाहर आ जाएगा। बेटर कंट्रोल एंड लीकेज, हायर रेवेन्यू एफिशिएंसी, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मिलने लगा, सिंगल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स प्रोपोर्शनेट है ना टू द वैल्यू एंड रिलीफ इन ओवरऑल टैक्स बर्डन। कम प्राइस पे मिलने लग गया और उसे ट्रांसपेरेंटली दिखने लग गया कि मैं एक्चुअल में कितना टैक्स देके आया हूँ, पहले ऐसा नहीं हो पा रहा था, ठीक है। सेलेंट फीचर्स क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जिस स्टेट में गुड्स सेल होगा, जिस स्टेट में कंज्यूम होगा गुड्स, उस स्टेट को फायदा होगा जीएसटी से। क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई गुड्स यूपी में सेल हुआ, यूपी में जाके अगर वहां पे सेल हुआ, जैसे यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो यूपी में सेल हुआ तो यूपी की गवर्नमेंट को काफी बेनिफिट होगा, है ना। तो इस कारण से डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हो गया। जो पहले जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड टैक्स था, एक्साइज कहाँ लगता था, एक्साइज टैक्स वहां लगता था जहां पे ज्यादा बिजनेस हो, जहां पे अगर कोई प्रोड्यूसिंग स्टेट है कि वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स तो उस स्टेट को काफी फायदा होता था। अब उल्टा हो गया, अब क्या हो रहा है कि कंज्यूम जहां पे हो रहा है गुड्स, भले ही गुजरात में बन रहा है लेकिन कंज्यूम अगर यूपी में जाके हो रहा है तो यूपी की गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है इस कारण से। वन नेशन वन टैक्स है, ड्यूअल जीएसटी मॉडल, इस पर सेंट्रल भी लेती है टैक्स और स्टेट भी लेती है। कैसे लेती है, अगर इंटरस्टेट सप्लाई हो रहा है तो वहां पे क्या लगेगा, सीजीएसटी लग जाएगा और एसजीएसटी लग जाएगा। मीन्स अगर पुणे टू मुंबई हो रहा है, पुणे टू मुंबई कहाँ आ गया, महाराष्ट्र में आ गया, सिंगल स्टेट में सप्लाई हो रहा है तो सिंगल स्टेट में सप्लाई होने की वजह से जीएसटी भी लग रहा है और एसजीएसटी भी लग रहा है। सीजीएसटी कौन लगा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, एसजीएसटी कौन लगा रहा है, स्टेट लगा रहा है, ठीक है। तो दोनों स्टेट को, सेंट्रल को भी फायदा हो रहा है, स्टेट को भी फायदा हो रहा है। लेकिन अगर वही इंटर स्टेट सप्लाई, मीन्स अगर गुजरात से लेके महाराष्ट्र में गुड्स जा रहा है, गुजरात से लेके महाराष्ट्र में गुड्स जा रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है, उसमें आईजीएसटी लगेगा, आईजीएसटी लगेगा तो सिर्फ सेंट्रल को फायदा होगा, ठीक है। इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लग रहा है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। वही अगर कोई स्टेट की जगह अगर वो यूनियन टेरिटरी है, जैसे अंडमान निकोबार क्या है, यूनियन टेरिटरी, तो एसजीएसटी की जगह वहां क्या लग जाएगा, यूनियन टेरिटरी जीएसटी है, ठीक है। वहां पे क्या लगेगा, यूटी जीएसटी। एसजीएसटी को आप एस की जगह स्टेट का नाम भी दे सकते हो, एमपी जीएसटी, महाराष्ट्र जीएसटी को एमएच जीएसटी, गुजरात को जीएसजीएसटी, ऐसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई पे क्या लग रहा है, आईजीएसटी लग रहा है। मींस अगर कोई मुंबई से अहमदाबाद में सप्लाई कर रहा है, मुंबई से अहमदाबाद सप्लाई कर रहा है तो वहां क्या हो रहा है, आईजीएसटी लग रहा है। वहां पे सिर्फ सेंट्रल को फायदा होगा क्योंकि वहां पे दो स्टेट इन्वॉल्व में तो दोनों में क्या लड़ाई होगी कि कहाँ पे किस पे टैक्स लगेगा। तो सेंटर ने बोला कि सिर्फ मुझे मिलेगा, दोनों स्टेट को नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर विद इन स्टेट मिल रहा है तो सेंट्रल भी मिल रही है, सेंट्रल को भी मिल रहा है और स्टेट को भी मिल रहा है, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या हो गए, हमारे बढ़ गए।
इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विल बी ट्रीट, हाँ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को। अगर कोई गुड्स इंडिया में आ रहा है, गुड्स इंडिया में आ रहा है तो उसे क्या माना जाएंगे, आईजीएसटी पेबल माना जाएगा। अभी तक एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगा है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। क्यों बढ़े, ताकि फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी तो नेशन को क्या मिलेगा, बूस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, स्ट्रांग बनेगी कंट्री, हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेंगे। तो इस कारण से हमने एक्सपोर्ट पे भी टैक्स नहीं लगाया। तो हर कंट्री चाहती है कि उसके एक्सपोर्ट्स बढ़े, तो वो कभी भी एक्सपोर्ट पे क्या करती है, टैक्स नहीं लगाती है। ऐसे गुड्स पे लगा देती है जो मतलब बहुत लिमिटेड गुड्स है, लिमिटेड है मीन्स वहां पे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अगर वो गुड्स इंडिया से बाहर चले गए, इंडिया से बाहर चले गए तो इंडिया में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वहां पे क्या करते हैं कि या तो बैन कर देते हैं या फिर उस पर टैक्स ज्यादा लगा देते हैं कि अगर आप बाहर बेचने जाओगे तो आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, ताकि वो गुड्स सेल नहीं हो, आउट ऑफ इंडिया नहीं जाए। ठीक है, रेट्स ऑफ जीएसटी क्या है, यूनिफॉर्म रेट कर रखे कि कुछ रेट हैं वही बनाएंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अब जैसे 0.5% है तो 0.5 कैसे लगेगा, 0.25% क्या लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, और 0.25% क्या लगेगा, सीजीएसटी लगेगा। ठीक है, ऐसे लगेगा। अब अगर 3% है तो 1.5% क्या लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, 1.5% सीजीएसटी लगेगा, 5% लगेगा, 12% लग जाएगा, 18% लग जाएगा, 28%, 28% मीन्स 14% और 14%। अगर इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई तो वहां पे क्या लगेगा, 28% टोटल लगेगा, वहां पे 14 नहीं होगा। इंटरस्टेट सप्लाई में 28% आईजीएसटी लगेगा। ठीक है, आईजीएसटी हो जाएगा। ठीक है, टैक्स ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई। जो भी आप गुड्स खरीद के लाते हो तो गुड्स के बदले आप प्राइस दे के आते हो। प्राइस क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स की प्राइस 10 लाख थी, एक कार की प्राइस क्या हमारे एग्जांपल में थी 10 लाख रुपीस थी, तो 10 लाख पे 18% जीएसटी लेके आए, मींस जो भी प्राइस दे रहे हो आप उस पे 18% आपको एक्स्ट्रा देना है, मींस वैल्यू पे लगेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है अगर आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर पहुंच जाते हो। थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या दे रखी है अभी, 20 लाख 40 लाख, वो अपन आगे समझेंगे कि किन लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। कि आप अगर बड़े बिजनेसमैन हो गए, आप अच्छा कमाने लग गए तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी आपको कि अगर आप पुराना टैक्स पे करके आए हो तो आपको अब उसमें पुराना टैक्स माइनस, अभी जो लाइबिलिटी आ रही है वो माइनस करने को मिल जाएगी जो आप पुराना पे करके आए हो। पुराना पे करके आए हो तो वहां पे आप माइनस आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इफ एनी, ये अपन सेक्शन 49 है टोटल, सेक्शन 49 समझेंगे जब पढ़ेंगे, सेक्शन 49 में समझेंगे। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन सेस लगाया गया। क्यों लगाया गया, जीएसटी आने की वजह से कुछ स्टेट को क्या हो रहा था, लॉस हो रहा, क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो लॉस होने की वजह से क्या हुआ, स्टेट्स ने बोला कि यार हमको लॉस हो जाएगा जीएसटी आने से। तो सेंट्रल ने क्या करा, गवर्नमेंट ने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि कंपनसेशन सेस लाया गया। कंपनसेशन सेस क्या करेगा कि जिनको भी लॉस हो रहा है, जिन स्टेट्स को लॉस हो रहा है, ये कंपनसेशन सेस से जितना आएगा उन स्टेट में बांट दिया जाएगा, उन स्टेट में क्या कर देंगे, बांट देंगे। अब कंपनसेशन सेस क्या सारे गुड्स पे लगा दिया, सिर्फ लिमिटेड गुड्स पे, टोबैको है, बीड़ी है और जो अल्कोहल है, इन सब चीजों पे क्या करा कंपनसेशन। या फिर कार है, और कार भी कौन सी, हाई वैल्यू वाली कार है तो उन पे लगेगा। जो लिमिटेड प्राइस वाली कार है उन पे कंपनसेशन सेस नहीं लगेगा। ठीक है, अमीर लोग ही कंपनसेशन सेस पैसे देंगे। ठीक है, पान मसाला का, टोबैको, उसके बाद सिगरेट्स, कोल, एरेटेड वाटर, मोटर। ठीक है, ये क्या करेंगे, इन पे ही कंपनसेशन सेस लगाएंगे। और कंपनसेशन सेस का क्या रहेगा, कंपनसेशन सेस भी एडजस्ट कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी कहीं कंपनसेशन सेस पे करके आए हो। जीएसटी से सेट ऑफ होगा, कंपनसेशन सेस से सेट ऑफ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 लाख की कार लेके आए थे तो 1,80,000 जीएसटी देके आए थे। अभी आपकी लाइबिलिटी आ रही है कि 5 लाख पे करना, तो 5 लाख में से 1,80,000 माइनस कर। अभी मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनसेशन सेस की भी लाइबिलिटी आ रही है कि 1,50,000 आपको कंपनसेशन सेस भी पे करना। आप पुराना कंपनसेशन सेस 50,000 पे करके आए थे तो 1,50,000 में से 50,000 ही लेस करने को मिलेगा। टोटल 1 लाख आपको क्या करना है, कंपनसेशन सेस माइनस। ठीक है, 1 लाख आपको पे करना है कंपनसेशन सेस। ठीक है, सेस क्या करेंगे, एक्सपोर्ट पे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, ऑब्वियसली सेम रीजन कि हमारी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिजर्व बढ़े, फॉरेन करेंसी रिजर्व क्या करे, बढ़े, जिससे क्या होगा, हमारा जो नेशन है वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। इस कारण से वहां पे कंपनसेशन सेस भी नहीं लगेगा। अभी तक हमने बेसिक चीज पढ़ ली जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, पर जीएसटी को समझने के लिए इंपॉर्टेंट कि जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इन चीजों को समझने के लिए इंपॉर्टेंट। अब जो आती है हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सप्लाई क्या है। ठीक है, अभी तक हमने समझा कि जीएसटी जो है वो किस पे लगेगा, सेल पे लगेगा,
परचेस पे लगेगा। बेसिकली क्या, आप जब भी एक्सपेंडिचर करने जाओगे तब आप पे लगेगा। अब अपन एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेंगे कि एक सोनू है, क्या है, सोनू लिमिटेड, सोनू, और एक है मोनू लिमिटेड। ये मोनू ने क्या करा, इसने परचेस किया। क्या परचेस किया, ये है बायर, इसको है ना कार्स का शौक था। क्या था, कार्स का शौक। तो इनने क्या बोला, कार्स मेरे को परचेस करना। और सोनू क्या था, सोनू लिमिट का क्या करता था, कार सेल था, कार सेल करता था, कार डीलर था। तो क्या मोनू ने क्या करा, मोनू ने बोला कि मेरे को एक कार दे दे, कार दे दे तो मैं क्या करूंगा कि कार तू मेरे को सेल कर दे। तो सोनू ने क्या बोला कि कार प्राइस क्या है, कार प्राइस है 10 लाख, जो जीएसटी है वो है 1.80 लाख, तो टोटल कितना हो गया 11,80,000। ये क्या कर, तू मेरे को दे दे, है ना। और मोनू को क्या बोला, ये बाइफर्केशन नहीं दिया, दे दिया बाइफर्केशन बिल में दे दिया, पर मोनू इतना पढ़ा लिखा नहीं था, उन्होंने क्या करा, ठीक है ये प्राइस देखा 11,80,000 का प्राइस देखा और ये पे कर दिया, पेड, ठीक है। और क्या करा, सोनू लिमिटेड को, सोनू लिमिटेड ने क्या करी, कार इसको दे दी, ठीक है। कार क्या करा, कार को दे दी, ठीक है। किसको दे दी, मोनू लिमिटेड। मोनू लिमिटेड के पास आ गई कार, आ गई। तो बेसिकली काय पे लगाया जीएसटी हमने, सेल पे लगाया। और मोनू लिमिटेड ने क्या करा, जब 11, मोनू ने क्या करा 11,80,000 दिए, तो सोनू ने क्या करा 10 लाख तो अपने पास रख लिए, और 1,80,000 क्या करा, पेड टू गवर्नमेंट, ऐसा करा। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने जीएसटी किस पे लगाया, गवर्नमेंट की किसके पास गई, गवर्नमेंट ने बोला कि हम तो मोनू को जानते ही नहीं, गवर्नमेंट बोली हम तो सोनू को जानते हैं और सोनू को ही पैसे देने हैं। कितने देने हैं, 1,80,000, वरना हम तो सोनू को मारेंगे, ठीक है। मोनू तो नादान बच्चा है, मोनू से तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो सोनू को मारेंगे, और सोनू अगर पैसे नहीं देगा तो उसको जेल में डाल देंगे, ठीक है। और सोनू ने फिर इस कारण से क्या करा, 1,80,000 टैक्स पे कर दिया, जीएसटी क्या करा, पे कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली काय पे लगाया गवर्नमेंट ने, सेल पे लगाया। किस पे लगाया, सेल पे लगाया। गवर्नमेंट ने सेल के साथ साथ कुछ चीजें और इंक्लूड करी, इसमें क्या करा, कुछ कुछ चीजें और इंक्लूड करी, और उसको नाम दिया सप्लाई। क्या करा कि सप्लाई बना दिया उसको, कि अगर सप्लाई करते हो, सप्लाई करते हो किस चीज का, कार क्या थी, गुड्स थी, सामान था। कार क्या होता है, सामान होती है, गुड्स। तो गुड्स अगर आप सप्लाई करते हो, गुड्स और सर्विस, सर्विस भी हो सकती है ना, हो सकता है बार्बर शॉप पे गया हो, बार्बर शॉप पे जैसे ही गया, वो एक अच्छे जो हकीम जो है, एक इन मुंबई का बड़ा फेमस है, तो वो अगर उसके पास जाओगे तो जीएसटी पे करके आओगे, तो जीएसटी जैसे ही पे करके आओगे तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। तो या तो गुड्स लोगे आप या सर्विस लोगे, ठीक है। अब ये कार खराब हुई तो कार की मैकेनिक सर्विस भी तो सोनू लिमिटेड के पास ही जाएगा, वो मोनू कराने, तो कार की सर्विस कराने जाएगा तो उस सर्विस पे भी टैक्स लगेगा, ठीक है, उस पे भी जीएसटी मोनू पे करके आएगा। तो गुड्स हो या चाहे सर्विस हो, उसके बदले आपने क्या हो दिया हो, पैसे दिया हो, कंसिडरेशन। अगर फ्री में करा लिया तो आपको फ्री में करा दिया तो है ना, सोनू को ऐसा नहीं बोलेंगे कि यार तूने फ्री में कर दिया बट जीएसटी गवर्नमेंट तो लेगी, ऐसा नहीं, सोनू के पास लॉस नहीं होगा। बोलेंगे ठीक है तूने फ्री में दी तो हम तेरे से टैक्स भी नहीं लेंगे, लेकिन अगर तू पैसे लेगा तो हम तेरे से टैक्स भी लेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर तू पैसे लेगा तो ही हम तेरे से टैक्स लेंगे, पैसे नहीं लेगा तो हम तेरे से टैक्स नहीं लेंगे। तो कंसिडरेशन होना चाहिए, गुड्स और सर्विस होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। और क्या देखा हमने, सेल होना चाहिए, कि सेल करा आपने, है ना, क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए। सेल के साथ साथ उन्होंने कुछ और चीजें ऐड कर दी, ट्रांसफर होना चाहिए, या तो ट्रांसफर हो जाए सेल के अलावा, या तो ट्रांसफर हो जाए, या एक्सचेंज हो जाए, या लीज हो जाए, या बार्टर हो जाए, है ना, या लाइसेंस हो जाए, है ना, या फिर डिस्पोज हो जाए, लीज, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, या फिर रेंटल हो जाए। कितनी चीज कवर करी, 8 चीज कवर करी। कितनी चीज कवर करी, 8 चीज कवर करी। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, ठीक है, 8 चीज कवर करी, ठीक है।
क्या क्या होना चाहिए? अभी तक हमने समझा कि गुड्स होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, ये सब होना चाहिए। ठीक है, इन 8 में से कोई सी एक चीज होना चाहिए। अब हम समझेंगे कि ये 8 चीज क्या है, वो अपन समझेंगे क्या क्या हो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा क्या होना चाहिए, बिजनेस में होना चाहिए, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ये क्या कंडीशन है? अब मान लो कि सोमोनू लिमिटेड, जो सोनू लिमिटेड है, सोनू लिमिटेड का घर था, सोनू का क्या घर था, यहाँ पर मान लो ये जो सोनू है, इसका क्या है, ये हाउस है। इसने क्या करा कि यार अपने इसके घर में ना एक फर्नीचर था, वो क्या था, पुराना हो गया था, 5 साल 10 साल यूज के लिए पुराना हो गया, वो बैठते थे आवाज आती, तो उसने क्या करा, एक काम करते हैं, इस फर्नीचर को क्या करते हैं, कबाड़ी वाले को सेल कर देते हैं। क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। उसके घर कबाड़ी वाला आया, उसने क्या करा, अपना फर्नीचर उठा के सेल कर दिया, है ना, कि अब काम का नहीं, हम नया बनवाएंगे। और नई शॉप से क्या हुआ कि न्यू फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, कि ऑर्डर दे दिया कि भैया नया फर्नीचर चाहिए हमें, आप बनाओ हमारे लिए। ठीक है, अब जो फर्नीचर सेल किया, तो क्या इस पे भी जीएसटी लगा दे? सोनू लिमिटेड बोले क्या इस पे भी जीएसटी लग जाएगा? तो इस पे जीएसटी लग जाएगा तो कबाड़ी वाला क्या जीएसटी लेके जाएगा, फिर कबाड़ी वाला क्या करेगा, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा, ऐसा होगा क्या? तो ऐसा कोई भी है जो पर्सनल नेचर का अगर आप सेल करते हो, पर्सनल असेट आप सेल करते हो, तो उस पर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप किसी चीज का बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस कर रहे हो तो ही आपको जीएसटी लगेगा। कभी आप अगर पर्सनल असेट का लेन देन कर रहे हो, पर्सनल असेट, आपने घर पे उठा के कोई ज्वेलरी परचेस कर ली, या फिर आपने कोई जैसे जीएसटी, मान लो आपने कुछ परचेस किया कि मेरे को नया वो करना है, परचेस टीवी परचेस करना है, तो क्या उस पर जीएसटी लग जाएगा क्या? नहीं, उस पर जीएसटी नहीं लगता, तभी आपको जीएसटी नहीं मिलता, क्योंकि आपकी वो पर्सनल असेट पे आपको जीएसटी नहीं। ठीक है, अब अगर मान लो ये जो न्यू फर्नीचर खरीदा, तो न्यू फर्नीचर पे सोनू को तो सेल नहीं देना है, सोनू को तो क्या करना है, उसको जीएसटी नहीं देना। कौन देगा? फर्नीचर वाला। जब ये फर्नीचर लाएगा तो फर्नीचर वाले का तो बिजनेस है ना, फर्नीचर वाले का तो बिजनेस है, वो अपना पर्सनल नेचर में थोड़ी बेचेगा, उसने तो बिजनेस खोल रखा है, उसकी जो शॉप है, वर्कशॉप है अच्छी बड़ी सारी। ठीक है, तो उसने क्या करा कि जैसे 5 लाख का फर्नीचर ऑर्डर किया था, 5 लाख का फर्नीचर ऑर्डर किया था, तो उस पर जो भी फर्नीचर का रेट था, 18%, 12%, जो भी रेट था, फॉर एग्जाम्पल 18% था, तो 18% रेट लगाया 50,000, तो ये हो गया 90,000। ठीक है, 90,000 उन्होंने क्या करा, 5 लाख प्लस 90,000, तो इक्वल्स टू 5 लाख 90,000। ठीक है, तो ये टोटल उसने क्या करा, चार्ज करा, किससे करा, सोनू लिमिटेड। 5 लाख कहाँ रखे, 5 लाख उन्होंने अपने पास रखे, और 90,000 क्या करा, पेड टू गवर्नमेंट, और 5 लाख क्या करें, अपने पास रखें, उसकी इनकम हो गई है। ठीक है, तो इस कारण से जब सोनू लिमिटेड अपनी पर्सनल असेट बेचेगा, कोई घर की असेट उठा के बेच दी उसने, तो उस केस में उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वहां पे उसको क्या करना है, जीएसटी नहीं कलेक्ट करना। ठीक है, वहां पे नहीं करना। तो इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। ठीक है, अब कल को आपने अपनी कोई असेट बेच दी घर की उठा के, तो क्या आपको जीएसटी पे करना पड़ जाएगा क्या? आप घर पे अपना जो भी अटाला वगैरह जो कबाड़ का सामान होता है, वो अगर बेचने निकल गए, क्या बेच देते हैं इनको, तो क्या उस पर जीएसटी लग जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो आपका पर्सनल असेट पे कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप अगर प्रॉपर कबाड़ी वाले हो, तो इस कारण से आपको जीएसटी लग सकता है, तब आपको जीएसटी लगेगा। तभी कब, जब आप बड़े कबाड़ी वाले हो, जब बड़े बिजनेसमैन हो, आपका अच्छा खासा टर्नओवर होगा, तभी आपको जीएसटी लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपका बिजनेस है ना, कबाड़ी वाले का बिजनेस है, तो वो बिजनेस है तो तब जीएसटी लगेगा। लेकिन आप अपनी घर की एसेट अगर निकाल के सेल कर देते हो, तब आप पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये 4 बेसिक कंडीशन है। कितनी सिंपल है कि गुड्स और सर्विस होना चाहिए, पैसे मिलने चाहिए तभी जीएसटी लगेगा, सेल होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, बार्टर होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, लीज होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, रेंटल होना चाहिए, डिस्पोज होना चाहिए। ये 8 चीज होनी चाहिए। ठीक है, और इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब अपन ये 8 चीज समझ लेते कि होती क्या है। सेल तो आपने समझ लिया कि गुड्स है। ट्रांसफर, लैंड के केस में क्या होता है, सेल नहीं होता, उसमें ट्रांसफर होता है कि आप पहले ऑनर थे, अब ट्रांसफर हो गया, ऑनरशिप किसी और के पास चले गई। ठीक है, तो वहां लैंड का जब एक्विजिशन होता है तो उसे ट्रांसफर कहा जाता है। ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, इन सब चीज के केस में ट्रांसफर कहा जाता है।
अब एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज क्या होता है कि आपके पास कोई ऑलरेडी एक मोबाइल है, अब आप क्या गए कि आप शोरूम पे गए, क्रोमा के शोरूम पे, बोले कि मेरे को एक नया आईफोन चाहिए, तो वहाँ पे स्कीम चल रही थी कि आप अपना पुराना मोबाइल एक्सचेंज करा सकते हो। जैसे पुराना मोबाइल आपने एक्सचेंज कराया तो उस पर जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। एक्सचेंज कराया तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। नॉर्मली ये पर्सनल असेट है तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। जब अगर आपका एक्सचेंज का ही बिजनेस है, मान लो आप एक्सचेंज ही करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा कि आप एक्सचेंज करते हो, आप चीजों को एक्सचेंज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका ओल्ड आईफोन था, है ना, और आपने न्यू एमआई के बदले उसे एक्सचेंज करा लिया, और ये आपका बिजनेस है, तो इस कारण से आपको उस पर क्या लगेगा? जीएसटी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? जीएसटी लग जाएगा। जो भी नेट वैल्यू रहेगी, नेट वैल्यू पे नहीं लगेगा, जो भी आपकी नए मोबाइल की प्राइस रहेगी उस पर क्या लगेगा? जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। थर्ड चीज आती है लीज। जो अपनी लैंड होती है वो है ना, कई कई सालों के लिए लीज पे भी जाती है। क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली आप क्या करते हो? रेंट पे लेते हो। रेंट में क्या होता है? मंथली रेंट जाता है, कि हर साल आप हर मंथ आपका रेंट जा रहा है। अगर आपने कोई रूम पे लिया, 1 BHK लिया, तो वहां रेंट लेता है। अब लीज किस केस में होता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के लीज पे जाती है। अब किसी ने फैक्ट्री यूज करी, मान लो फैक्ट्री मैंने बनाई, अब मेरे को फैक्ट्री चलाना नहीं है यार, मेरे को लग रहा है कि अब मैं प्लान ड्रॉप कर दूं, तो वो फैक्ट्री, और मेरे को बेचना भी नहीं है, मेरे को बेचना भी नहीं। सामने एक पर्सन आया, बोले यार ये फैक्ट्री मेरे को सेटअप एज इट इज मेरे को ट्रांसफर कर दो। मैंने बोला मेरे को बेचना नहीं है, तो उन्होंने क्या बोला? लीज पे दो। लीज क्या होता है? क्या आप एक काम करो, मेरे को 10 साल तक मैं आपकी फैक्ट्री खाली नहीं करूंगा, 10 साल तक आपको हर साल आपको रेंट दूंगा, हर साल आपको क्या करूंगा कि रेंट दूंगा, और 10 साल बाद मैं इसको खाली कर दूंगा। और 10 साल बाद अगर मन करेगा, आपका मन करता है तो मुझे बेच देना, मन करे तो बेच देना, नहीं तो मैं खाली करके चले जाऊंगा। तो ये होता है कंसेप्ट लीज का। तो इस लीज पे भी क्या होगा? टैक्स लग जाएगा। ये क्या कहलाएगी? सर्विस कहलाएगी। ये क्या करेगी? सर्विस कहलाएगी, ठीक है। सेकंड होता है बार्टर। बार्टर क्या होता है? अब बड़ी बड़ी कंपनी ने क्या सोचा कि अगर प्राइस देंगे ना तो ही, कुछ पैसे देंगे तो ही टैक्स लगेगा। तो बड़ी बड़ी कंपनी ने क्या करा कि अब जैसे मान लो एक टीसीएस कंपनी है और एक महिंद्रा कंपनी है। टीसीएस ने क्या बोला कि एक काम करो, मेरे को ना एम्प्लॉयज मेरे यहाँ रात रात तक काम करते, 12 बजे तक काम करते हैं, 12 बजे मोड ऑफ कन्वीनियंस नहीं मिलता, तो एक काम करो आप मुझे 10 XUV 700 प्रोवाइड करा दो, ताकि मैं क्या करूँ कि रात में 12 बजे मेरे एम्प्लॉयज जो है वो घर जा सके। तब क्या करे कि इनने बोला कि मेरे को कार चाहिए, टीसीएस वांट्स कार, टीसीएस वांट्स XUV 700। महिंद्रा ने बोला यार मेरे को भी सॉफ्टवेयर सर्विस चाहिए, मेरा पुराना सॉफ्टवेयर जो बना हुआ था ना, जिससे हम नॉर्मली सब चीज वेबसाइट वगैरह मैनेज करते थे, वो इतना अच्छा नहीं है, तो मेरे को एक काम करो, नया एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर वेबसाइट बना के दो, जो मोबाइल पे भी, अगर कोई मोबाइल पे परचेस करना चाहे कार, तो मोबाइल पे ओके दबाए और हमारी कार क्या है 10 मिनट्स में डिलीवर हो जाए, ब्लिंकिट के जैसा हम भी 10 मिनट्स में डिलीवर करेंगे, सॉफ्टवेयर एक मोबाइल ऐप बना के दो। तो टीसीएस ने बोला कि ठीक है हम बना के देंगे आपको। तो क्या इनने क्या मांगा कि मोबाइल ऐप चाहिए हमको, मोबाइल ऐप, ठीक है, टू डिलीवर कार इन 10 मिनट्स, ठीक है। अब टीसीएस ने बोला ठीक है हम बना देंगे। तो टीसीएस और महिंद्रा ने क्या बोला कि एक काम करो, देखो हमारी जो सर्विस की कॉस्ट है ना, वो है अराउंड अराउंड 1 CR। टीसीएस सर्विस कॉस्ट 1 CR, और जो XUV 700 आ रही है आज की तारीख में, मान लो 20 लाख पर XUV, ठीक है। तो टीसीएस ने बोला कि मेरे को 5 कार दे दो, आप 5 क्या करो, 5 XUV दे दो, 5 XUV, 5 XUV क्या दे दो, 700 में को दे दो। अपन पैसे नहीं लेंगे, अपन क्या करेंगे, मैं आपको 5 XUV 700 दे दूंगा, आप बदले में मेरे को मोबाइल ऐप बना के दे देना, ऐसा महिंद्रा ने कहा, ठीक है। तो यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो इनका क्या जीएसटी बच गई। तो ये तो बोल सकते हैं ना कि हमारे तो पैसे तो दे ही नहीं रहे, कंसिडरेशन आपकी बेसिक कंडीशन थी, बेसिक कंडीशन थी, तो पैसे तो हम दे ही नहीं रहे, तो इस कारण से यहाँ पे हम तो जीएसटी देने से बच जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, वहां पे एक चीज और लिखिए, बार्टर। बार्टर का मतलब पहले यही था कि आप गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज करते हो। क्या करते हो, आप गुड्स के बदले गुड्स देते हो, या गुड्स के बदले सर्विस देते हो, या सर्विस के बदले गुड्स देते हो, तो उस केस में आप पे जीएसटी लग जाएगा। तो टीसीएस को क्या करना पड़ेगा, टीसीएस को महिंद्रा से 1 करोड़ प्लस 18% जीएसटी क्या करना पड़ेगा, रिकवर करना पड़ेगा, और 1.18 करोड़ हो जाएगा ये, 1.18 करोड़, ठीक है।
1.18 करोड़, मतलब 1 करोड़ 18 लाख। अब सेम महिंद्रा को क्या करना पड़ेगा, जो 1 करोड़ की कार दे रहा है महिंद्रा, तो महिंद्रा को क्या करना पड़ेगा, टीसीएस से 1 करोड़ प्लस 18 लाख प्लस 28%। कार के केस में अगर आप 10 लाख के ऊपर चले जाते हो तो 28% लगता है। रेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी रेट आपको आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। मान लो 28% लग गया, ठीक है। तो ये हो गया 1 करोड़ 28 लाख, ठीक है। तो महिंद्रा क्या करेगा, 1 करोड़ 28 लाख रिकवर करेगा, मीन्स फॉर एग्जाम्पल 28 लाख रुपीज रिकवर करेगा, क्योंकि नॉर्मली उनको तो 1 करोड़ तो सेट ऑफ ही हो गया ना उनका 1 करोड़, तो 28 लाख रुपए महिंद्रा रिकवर करेगा, 28 लाख क्या करेगा, जीएसटी पे कर देगा गवर्नमेंट को। और सेम टीसीएस करेगा, टीसीएस क्या करेगा, 18 लाख रिकवर करेगा महिंद्रा से और क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा, ठीक है। तो बार्टर पे भी टैक्स लगेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा बार्टर का कंसेप्ट, ठीक है। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस। अब लाइसेंस क्या है, जो लाइसेंस होते हैं, लाइसेंस के आगे मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एसेट है, आपने कोई ऐसा कुछ बना लिया जिससे आप अच्छा काम कर रहे हो। आपने क्या बोला कि मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, यहाँ पे काफी कस्टमर आते हैं, आपको अगर ये यूज करना है, आपको ये यूज करना है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा मेरे से, और ये लाइसेंस आप जैसे ही लोगे तो मैं इस पर जीएसटी चार्ज कर दूंगा और जीएसटी में गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, और मेरा जो लाइसेंस का जो मेरा कंसिडरेशन रहेगा नॉर्मली, वो क्या रहेगा, वो मेरा मेरा पॉइंट रहेगा, वो मेरी एसेट रहेगी, ठीक है। आपने कोई डिस्पोज कर दिया, एसेट डिस्पोज कर दी, बेच, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। कब लगेगा, जब आपका बिजनेस हो और आपने क्या करा, बिजनेस एसेट सेल करी। मान लो आपकी मोटा भाई की फैक्ट्री है, मोटा भाई की क्या है कि रिफाइनरी है, कहाँ पे, गुजरात। तो रिफाइनरी में मान लो कल को कोई मशीन खराब हो जाती है, तो वो मशीन खराब होने के बाद वो नई मशीन आता है, जो पुरानी मशीन है उसको क्या करते हैं, डिस्पोज ऑफ कर दो। तो डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उस पर जो भी जीएसटी उन्होंने पे कर रखा है, उसको क्या कर, जीएसटी की इनपुट ले रखी है, उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, मीन्स उस पर जीएसटी लग जाएगा। नॉर्मली कैसे कैलकुलेट है, मान लो कि 3 साल पहले कोई असेट ली थी, मान लो कोई मशीन ली थी, मशीन ली थी तो वो उस समय 1 करोड़ की ली थी, आज की तारीख में वो 20 लाख की है, ठीक है। भले वो खराब हो गई तब भी उसकी 20 लाख वैल्यू, पर मोटा भाई क्या कर रहे हैं, उसको बेच नहीं रहे, उसको क्या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं वहीं पे, क्योंकि बेचने जाएंगे तो 50 लाख का खर्चा आ जाएगा, तो उसको वहीं पे डिस्पोज करो। डिस्पोज करिए तो 20 लाख का मोटा भाई को जीएसटी देना पड़ेगा। मान लो उसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए पे क्या है, जीएसटी देना पड़ेगा। ये क्या हो गया, डिस्पोज हो गया। रेंटल तो आपको पता ही है, रेंटल आप क्या हो गए कि आपने कोई 1 BHK रेंट लिया, तो 1 BHK जैसे ही आप रेंट लोगे उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। पर आप नॉर्मली आप जहां भी लेते हो आप जीएसटी पे नहीं करते, क्यों नहीं करते हो, क्योंकि वो जिससे आपने रेंट पे लिया वो इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं हुआ, उसको रेंट देने का बिजनेस है। वो क्या करता है, 10 लोगों को रेंट पे देता है अपने कमरे, उसका एक पीजी है बड़ा सारा, 10 लोगों को रेंट पे, पर वो इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं हुआ, इतना उसका रेंट का इनकम हुआ नहीं, तो उस कारण से छोटे बिजनेस में काउंट होता है, तो इस कारण से भी लाइबिलिटी नहीं आती उस पर। आप अगर कोई बड़ी फ्रेंचाइजी से आप अगर वो लेते हो, रूम अगर रेंट पे लेते हो, जैसे आप होटल्स में जाते हो तो होटल्स भी तो आप रेंट पे ही लेते हो, रूम क्या लेते हो, 1 डे रेंट पे लेते हो, 2 डे रेंट पे लेते हो, तो आप जब उस पर रेंट पे लेते हो तब भी आपको जीएसटी देना पड़ता है, क्योंकि वो होटल के बिजनेस बड़ा हो गया, उसने अच्छा खासा अर्न करने स्टार्ट कर दिया, तो वहां पे आपको जीएसटी देने की लाइबिलिटी आ जाती है, ठीक है। तो ये तो बेसिक कंडीशन हमने फर्स्ट वाली पढ़ ली है ना, बहुत सिंपल थी, है ना, बहुत सिंपल थी। सप्लाई होना चाहिए, गुड्स और सर्विस होना चाहिए, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, या फिर और इन सब के साथ साथ बिजनेस बिजनेस वाली एसेट सेल होनी चाहिए, बिजनेस वाला गुड्स होना चाहिए, बिजनेस वाली सर्विस होनी चाहिए, तो ही आप पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। इसके साथ साथ दो चीज को और ऐड किया, दो चीज को और माना है कि ये सप्लाई में आएगा, और सिंस ये सप्लाई में आएगा इस पे जीएसटी लगेगा, ठीक है। कौन सी दो चीज है, अगर आप कोई सर्विस लेते हो, कहां से लेते हो, आउट ऑफ इंडिया से, बाहर से इंपोर्ट करते हो। मान लो आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस की है, और वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस पे आपने क्या करा है, कंसिडरेशन पे किया है, कंसिडरेशन पे किया है, भले ही वो बिजनेस के एंगल से आपने सर्विस नहीं ली, तब भी उस पर क्या लग जाएगा, जीएसटी, तब भी उस पर क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, अभी मोटा भाई के घर में शादी थी, मोटा भाई के घर में क्या थी, शादी थी, तो मोटा भाई ने क्या करा, जो रिहाना है, परफॉर्मर है रिहाना, रिहाना को बुलाया और बोला कि तू हमारे यहाँ पे फंक्शन में आके डांस कर, ठीक है, यहाँ पे तेरे लिए एक स्टेज बनाएंगे, यहाँ पे तू एक मस्त डांस कर, और इसके बदले में हम तेरे को करोड़ ऑफ रुपीज पे करेंगे, पे लेट से 10 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया,
कि ये बिजनेस बिजनेस के लिए बुलाया गया, कि बिजनेस था क्या मोटा भाई का कि यहाँ पे डांस कर हम टिकट सेल करेंगे उससे हम करेंगे, ये बिजनेस था क्या मोटा भाई का? नहीं, घर की शादी थी, घर की शादी के लिए किसी परफॉर्मर को बुलाया और बोला कहाँ से, बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से बुलाया और बोला कि यहाँ पे डांस कर, और डांस करने के बाद तेरे को हम जो भी तेरा कंसिडरेशन देगा वो पे कर देंगे, ठीक है। ये जैसे ही करा, जीएसटी डिपार्टमेंट ने सुन लिया और बोला कि आप जब कोई बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट कर, भले ही वो बिजनेस के लिए यूज नहीं की हो, तब भी आपको उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अमीर लोग, आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, बड़े लोग हो, तो आप है ना इस चीज पे भी आप जीएसटी दे सकते हो, ठीक है। जीएसटी पेड ऑन 10 करोड़ एट 18%, है ना, तो 1.80 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ 80 लाख रुपए देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे? नॉर्मली कौन देता है? जो सेल करता है। सर्विस कौन सेल कर रही है? रिहाना सेल कर रही है, तो रिहाना सेल कर रही है तो रिहाना को देना पड़ेगा। जैसे रिहाना क्या करेगी कि 10 करोड़ प्लस 1 करोड़ 80 लाख मीन टोटल 11 करोड़ 80 लाख रुपए लेगी और 10 करोड़ अपने पास रखेगी और 1 करोड़ 80 लाख किसको देगी? गवर्नमेंट को देगी। पर इस केस में किसको देना है? डायरेक्ट मोटा भाई को ही देना है, रिहाना को नहीं देना, क्योंकि रिहाना बाहर का मेंबर है, आउट ऑफ इंडिया, उसको जीएसटी नहीं माना, उसको क्या पता कि जीएसटी क्या होता है। उसको केवल आपको 10 करोड़ देना है और 1 करोड़ 80 लाख मोटा भाई को डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना। तो ये लाइबिलिटी इस केस में क्या करा कि जो इंडिया का पर्सन है उस पर ही डाल दी, ठीक है। तो 1 करोड़ 80 लाख डायरेक्ट मोटा भाई को ही पे करना है, ठीक है। थर्ड चीज क्या है? एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी लिखी है गवर्नमेंट ने कि अगर वो एक्टिविटी आ जाती है, वो एक्टिविटी कवर हो जाती है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आप पे जीएसटी लग जाएगा और आप पे जीएसटी देना पड़ेगा। मीन्स वो क्या, सप्लाई मान ली जाएगी, सप्लाई मान ली जाएगी तो वहां पे क्या होगा, जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ जितनी चीज, 3 चीज इंक्लूड करी है गवर्नमेंट ने, तो 2 चीज क्या करी, एक्सक्लूड भी करी। 2 चीज को एक्सक्लूड कर दिया कि अगर ये 2 चीज होती है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई नहीं माना जाएगा तो जीएसटी कैसे लगाओगे? सप्लाई नहीं मानेंगे तो जीएसटी भी नहीं लगाएंगे। शेड्यूल 3 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज लिखी है, शेड्यूल 3 में कुछ ऐसी एक्टिविटीज लिखी है गवर्नमेंट ने कि जिसपे जीएसटी नहीं लगेगा, जिसपे मीन्स उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। अगर सप्लाई नहीं माना जाएगा तो जीएसटी कैसे लगेगा, ठीक है, वहां पे सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। शेड्यूल 3 में कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी लिखी है जहां पे उसे सप्लाई ही नहीं माना जाएगा। और साथ ही साथ बी पॉइंट में ये लिखा है कि अगर सप्लायर एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, मीन्स ऐसी कोई एक्टिविटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है या लोकल अथॉरिटी करती है, और कैसे करती है वो, एज ए पब्लिक अथॉरिटी करती है, एज ए इंगेज्ड एज ए पब्लिक अथॉरिटी करती है, तो उस केस में गवर्नमेंट से टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ही अगर काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा लगा रही है किसी चीज में और वो पब्लिक अथॉरिटी एज ए काम कर रही है, तो उस केस में उससे जीएसटी रिकवर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब लेट से अपन कंप्लीट करते शेड्यूल 1 कि शेड्यूल 1 में ऐसी कौन कौन सी चीजें लिखी है जहां पे जीएसटी लगेगा। मीन्स जहां पे सप्लाई माना जाएगा तो सप्लाई माना जाएगा तो उस पर जीएसटी भी लगेगा। पहले तो अपन समझते हैं शेड्यूल 1 क्या है। एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। मतलब शेड्यूल 1 में क्या लिख दिया कि आप अगर पैसे नहीं भी लेते, मान लो अभी हमने फर्स्ट कंडीशन में तो क्या देखा था कि पैसे होना जरूरी है। अगर आप पैसे लोगे, गवर्नमेंट ने क्या बोला था, पैसे लोगे तो ही हम आपसे जीएसटी लेंगे, पैसे लोगे तो ही हम आपसे जीएसटी लेंगे। अब यहाँ पे बोल दिया है कि आप भले ही पैसे मत लो, भले ही पैसे मत लो तो भी हम आपसे टैक्स तो लेंगे। ऐसी 4 चीजें स्पेसिफाई की। कौन कौन सी 4 चीजें स्पेसिफाई की टोटल, ठीक है। अगर आप कोई असेट डिस्पोज करते हो, अपने बिजनेस की क्या करते हो, असेट डिस्पोज करते हो, सेल करते हो, तो उस केस में हम आपसे जीएसटी लेंगे। क्या करेंगे हम आपसे, उस केस में जीएसटी लेंगे। और उस पे क्या हुआ, आपने आईटीसी ले रखी होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोटा भाई ने रिफाइनरी 3 की, है ना, 2020 में एक मशीन परचेस करी थी, कितने में परचेस करी थी, लेट सपोज 1 करोड़ में, और उस पे 28% से 28 लाख क्या करा था, जीएसटी पे करके आए थे। मीन्स टोटल 1 करोड़ 28 लाख पे करके आए थे। 1 करोड़ की मशीन थी, 28 लाख जीएसटी पे करके आए थे।
तो 28 लाख क्या जीएसटी पेड था इस पे, ठीक है। अब जीएसटी पेड था तो ये जीएसटी पे कर लिया था, पे कर दिया था। तो अब क्या हुआ, जब बिजनेस, मैंने अभी तक आपको बताया कि आप जो भी पुराना जीएसटी पे करके आते तो आपको क्या करते हैं कि जो अभी की आउटपुट लाइबिलिटी आई वो उसमें क्या माइनस करने को मिल जाए। अब फॉर एग्जाम्पल 2020 में ही मोटा भाई का तो बिजनेस बड़ा सारा है, तो उन पे जीएसटी की लाइबिलिटी बड़ी सारी आती होगी। मान लो फॉर एग्जाम्पल उनको 50 लाख रुपीज की जीएसटी की लाइबिलिटी आई होगी। अपन छोटा अमाउंट लेते, अपन छोटे प्लेयर, तो अपन छोटा अमाउंट लेते 50 लाख रुपीज की लाइबिलिटी आई थी कि जीएसटी पे करो। तो मोटा भाई ने क्या करा, उस मंथ 28 लाख रुपीज तो जीएसटी पे करके आए थे ना, वो मशीन परचेज करी थी तो 28 लाख रुपीज तो पे करके आए थे ऑलरेडी। तो वो 28 लाख यहाँ से क्या करा हमने, माइनस कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला भी है कि आप जो पुराना जीएसटी पे करके आए हो, ऑलरेडी आप जो जीएसटी पे करके आए हो तो आपको अभी माइनस करने को मिल जाएगा। क्या करने को मिल जाएगा, माइनस करने को मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट ने भी बोला है और मोटा भाई भी समझदार है तो उनने माइनस करने को ले लिया और 28 लाख ही उनने पे किया। अब क्या हुआ, 2023-24 तक आते आते 2024 में वो मशीन हो गई खराब। मशीन हो गई, क्या हो गई, खराब हो गई। अब वो मशीन को मोटा भाई बोल रहे हैं कि इसको डिस्पोज कर दो, इसको डिस्पोज कर दो, क्या कर दो, डिस्पोज कर दो। और वो मशीन की आज की वैल्यू 28 लाख रुपीज अप्रोक्स है। 20 लाख रुपीज अप्रोक्स है। है ना, ये उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। आज की तारीख में क्या बोल सकते हैं, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू। अगर बाजार में बेचने जाए तो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या आएगी, 20 लाख। बट क्यों मोटा भाई नहीं बेच रहे, क्योंकि अगर मैं इसको बेचने जाऊं, मोटा भाई बोले कि इसको बेचने जाऊं तो मेरा है ना 25 लाख रुपए का खर्चा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है ना, इतनी तरीके से जुड़ी हुई है। फिर इसको मेरे को जहां पे बेचना है तो बेचना है तो वहां पे जाके इंस्टॉल भी करानी पड़ेगी, ट्रांसपोर्ट भी लगेगा, इंजीनियर की कॉस्ट भी लगेगी, वहां इंस्टॉल हो पाएगी कि नहीं। तो ये सब सर्वे करके एक एक्सपेक्टेशन बनाई कि करीब करीब 25 लाख रुपीज लग जाएगा, जबकि एसेट तो 20 लाख में ही बिकेगी। तो एक काम करो, इसको है ना डिस्पोज करो। इसको बेचने से अपने को लॉस होगा तो एक काम करो, इसको मत बेचो, इसको खत्म कर दो, नष्ट कर दो। है ना, नष्ट कर देंगे तो हमको जो भी नष्ट करने की कॉस्ट आएगी 50,000, 20,000, 50,000, ठीक है, वो हम सह लेंगे, ठीक है उतना। तो 25 लाख रुपए हम बेचने जाएंगे तो 5 लाख का तो लॉस हो जाएगा। तो एक काम करो, इसको बेचो मत, इसको नष्ट कर दो। तो मोटा भाई ने बोला कि इसको डिस्पोज ऑफ कर दो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आ गई, बोले कि आप बेच नहीं रहे हो, आप डिस्पोज कर रहे हो, ये आपकी बिजनेस एसेट थी क्या, आप इससे बिजनेस करते थे क्या। हाँ, हमारा रिफाइनरी का काम था, हम इससे बिजनेस करते थे, हम ऑयल रिफाइन करते थे यहाँ पे, है ना। तो अब बिजनेस एसेट है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा इस पे। और इस पे आपने आईटीसी ले रखी थी क्या, मीन्स आपने इस पे जो टैक्स पे किया था वो आपने कहीं दूसरी आपकी जब लाइबिलिटी आ रही थी टैक्स पे करने की, आपने माइनस की थी क्या। हाँ, यहाँ पे हमने माइनस भी की थी कि हमारी 28 लाख की आईटीसी थी, हम टैक्स पे करके आए थे, तो हमारी 50 लाख की लाइबिलिटी आ रही थी तो हमने 22 लाख ही पे किया, हमारी लाइबिलिटी में से हमने माइनस कर दिया। अब आपको उल्टा करना पड़ेगा, अब आपको इस 20 लाख पे क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। क्योंकि आपने जब ये मशीन लाए थे तब आप जो भी टैक्स पे करके आए थे तो आपने माइनस कर दिया था। अब उस समय जो माइनस किया था वो ठीक है, उस प्राइस पे माइनस किया था। आज की प्राइस क्या है, आज की प्राइस के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इस पे 20 लाख पे आपको 28% से टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि आएगा 5,60,000। ठीक है, $5,60,000 आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या हो गया, डिस्पोज। अब इसमें पैसे मिल रहे हैं क्या मोटा भाई को, डिस्पोज करने में पैसे मिल रहे हैं क्या, नहीं, तो भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब आप लाए थे तब आपने माइनस कर दिया था, तो जब माइनस किया था तो अब प्लस भी करो। ठीक है, तो एक तो बेसिक कंसेप्ट हमारा ये हो गया। क्यों, क्योंकि जब आप लाए थे तब आपने माइनस किया था तो अभी पे करना पड़ेगा। ठीक, ये आपका हो गया बेसिक कंसेप्ट। ठीक है,
अब सेकेंड बात आती है कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन। तो ऐसा लोगों ने क्या सोचा कि अगर यार है ना हम पैसे इन्वॉल्व करते हैं यहाँ पे तो हम पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो टैक्स लगता है तो एक काम करो हम पैसे इन्वॉल्व नहीं करते। तो टीसीएस टीसीएस ने क्या सोचा कि एक काम करो, टीसीएस इंडिया या टीसीएस फॉर एग्जांपल, टीसीएस आप समझ लो एमपी, एमपी में भी टीसीएस की कंपनी है और टीसीएस की महाराष्ट्र में भी कंपनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। तो टीसीएस एमपी और महाराष्ट्र में क्या किया कि काम करते हैं, हम दोनों तो रिलेटेड पर्सन है, हम तो एक ही है, दोनों रतन टाटा की कंपनी है, एमपी वाली भी और महाराष्ट्र वाली भी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें क्या करते हैं, या फिर टीसीएस एक एग्जाम्पल अच्छा करते हैं इसको, टीसीएस महाराष्ट्र और टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स गुजरात। ठीक है, मान लो टीसीएस महाराष्ट्र और टाटा मोटर्स गुजरात। अब इसमें क्या हुआ कि टीसीएस महाराष्ट्र ने क्या करा, टाटा मोटर गुजरात को ऐप बना के दिया फ्री में, है ना, फ्री में ऐप बना दिया। क्यों फ्री में ऐप बना के दिया, क्योंकि अगर टाटा मोटर से पैसे जैसे ही लेंगे तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गया। सबसे पहले कंसिडरेशन थी सर्विस होनी चाहिए, गुड या सर्विस में से कुछ भी होना चाहिए, तो यहाँ सर्विस है। ठीक है, सेल होना चाहिए, हाँ सर्विस का सेल हो रहा है। ठीक है, बिजनेस में होना चाहिए, दोनों बिजनेस है, टीसीएस भी बिजनेस है, टाटा मोटर भी बिजनेस है, टीसीएस का बिजनेस ही है ना, एक बना के देना, टीसीएस का बिजनेस ही है, तो बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस है। अब कंसिडरेशन भी होना चाहिए, तो टीसीएस मोटर ने क्या बोला कि यार, रतन टाटा जी ने बोला कि यार अगर पैसे इन्वॉल्व कर दिए इसमें, दोनों मेरी कंपनी है, तो मेरे को टैक्स भी भरना पड़ जाएगा। एक काम करो, पैसे इन्वॉल्व नहीं करते इसमें, हम पैसे नहीं लेंगे, फ्री में सर्विस बना के क्या करेंगे, फ्री में बना के देंगे। तो फ्री में बना के दिया टाटा मोटर को, तो यहाँ पे क्या करा, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं किया और जीएसटी घर आ गया उनके जीएसटी डिपार्टमेंट कि लाओ जीएसटी दो। तो रतन टाटा ने बोला कि कंसिडरेशन तो है ही नहीं, पैसे तो है ही नहीं, पैसे कहाँ दे रहे, क्या टाटा मोटर टीसीएस को पैसे दे रहा है ऐप बनाने के, नहीं। इसके बदले क्या टाटा मोटर कोई कार सप्लाई कर रहा है यहाँ पे, नहीं, वो भी नहीं कर रहा है। सिर्फ फ्री में टीसीएस ने टाटा मोटर को ऐप बना के दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे बार्टर भी नहीं है, बार्टर नहीं है तो बार्टर भी नहीं है, तो फिर यहाँ पे भी आप सप्लाई बना नहीं सकते। तो फिर यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या बोला कि शेड्यूल 1 में हमने एक चीज कवर कि अगर आप दोनों रिलेटेड पर्सन हो, आप क्या हो, रिलेटेड पर्सन, है ना, और रिलेटेड पर्सन के केस में आप सप्लाई करते हो, और सप्लाई क्या करते हो, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस करते हो। तो उस केस में आपको जीएसटी लगेगा और आपको जीएसटी देना ही पड़ेगा, भले ही इवन नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व। हमारे फर्स्ट एग्जांपल में भी कंसिडरेशन नहीं था, डिस्पोज कर रहे थे ना आप, असेट डिस्पोज कर रहे थे, पैसा मिल ही नहीं रहा था आपको, तो कंसिडरेशन नहीं था, तो इस कारण से वहां जीएसटी भी नहीं लगना चाहिए, पर लगा। यहाँ पे भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए पर लगेगा, क्यों, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है भले ही, पर शेड्यूल 1 में कवर है कि आप अगर दो रिलेटेड पर्सन हो, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, भले ही कंसिडरेशन नहीं है बट सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, और ये सब क्यों करा था आपने, जीएसटी बचाने के लिए किया था, इस कारण से हम इसे सप्लाई माने। ठीक है, तो शेड्यूल 1 में क्या हुआ, शेड्यूल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, अभी हमने सर्विस का एग्जांपल लिया, अगर गुड्स होता तो भी हमें टैक्स देना पड़ता बिटवीन रिलेटेड पर्सन, है ना, when made in course or furtherance of business, even there is no consideration is involved। ठीक है, even there is no consideration is involved। ठीक है, प्रोवाइडेड। अब रिलेटिव पर्सन किसे माना गया, रिलेटिव पर्सन किसे माना गया, रिलेटिव ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को भी रिलेटिव पर्सन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी रिलेटिव पर्सन है। मीन्स अगर टाटा मोटर में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, टाटा मोटर में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो अगर टाटा एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को सर्विस देगा तो हम वो कवर करेंगे, बट अगर एम्प्लॉयर
एम्प्लॉय को सर्विस देता है, कुछ गिफ्ट दे देता है। मान लो दिवाली है, दिवाली में क्या करा कि कुछ गिफ्ट दे दिए। एक काम करो, फॉर एग्जाम्पल एक गिफ्ट दे देते हैं, बढ़िया सा मोबाइल दे दिया, 40,000 का मोबाइल दे दिया। तो दिवाली पे जैसे गिफ्ट बांटने गए, अपने एम्प्लॉयज को खुश करने गए, तो क्या उस पर भी जीएसटी देंगे? नहीं, 50,000 तक छूट है। 50,000 से आपने ऊपर दिया तो आप एम्प्लॉय नहीं, आप उसमें कुछ हेराफेरी कर रहे हो, आप कुछ जीएसटी बचाने के लिए कुछ तरकीब निकाल रहे हो। तो इस कारण से 50,000 की एक कैप बना रखिए, 50,000 आप लिमिट बना रखिए, 50,000 आप साल का देते हो तो उस केस में आपको जीएसटी नहीं देना। अगर 50,000 के ऊपर जाते हो, मान लो 50,500 का दिया, तो टोटल 50,500 पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है? थर्ड पॉइंट आता है कि मान लो कोई एक प्रिंसिपल है, स्कूल प्रिंसिपल नहीं, एजेंट वाला, एजेंट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एजेंट में क्या होता है काम कि प्रिंसिपल बोलता है अपने एजेंट को कि मेरे लिए ये तू गुड्स सप्लाई कर, या मेरे लिए ये गुड्स परचेस कर, है ना। गुड्स की जगह सर्विस भी हो सकती है ना, गुड्स या सर्विस सप्लाई कर, या गुड्स और सर्विस रिसीव कर और फिर मुझे दे। ठीक है। तो अब प्रिंसिपल ने क्या बोला, गुड्स एजेंट को बोला कि तू सप्लाई कर गुड्स एंड सर्विस टू एजेंट। क्या करता था प्रिंसिपल? एजेंट को गुड्स एंड सर्विस देता था और फिर एजेंट क्या करता था? फर्दर सप्लाई करता था। एजेंट क्या करता था? फर्दर सप्लाई करता था, फर्दर सप्लाई। ठीक है। या फिर उल्टा भी हो सकता है, एजेंट जो है, एजेंट क्या है, एजेंट्स गुड्स और सर्विस परचेस करता था और गुड्स और सर्विस परचेस करके किसको देता था? प्रिंसिपल को देता था। ठीक है। एजेंट क्या करता था? परचेस करता था, गुड्स ऑन परचेस, गुड्स और सर्विस। ठीक है। गुड्स और सर्विस क्या करता था? परचेस करता था और फिर इसे क्या करता था? प्रिंसिपल को देता। अब इस केस में प्रिंसिपल एजेंट के बीच में ना पैसा इन्वॉल्व नहीं था। क्या बोलते थे? पैसे इन्वॉल्व नहीं करते थे। वो बोलते थे कि ठीक है हम पैसे नहीं इन्वॉल्व करते, जो भी एजेंट का कमीशन है वो कमीशन तू ले लेना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल ने बोला कि 1 करोड़ का मैं तेरे को गुड्स दे रहा हूं, है ना, ये 1 करोड़ का गुड्स तू मार्केट में सेल कर दे, और इस 1 करोड़ के गुड्स पे तेरे को क्या करना पड़ेगा? 1% का कमीशन मिलेगा। 1% का क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। 1% का क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। तो इस केस में एजेंट को क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। ठीक है। तो अब इस केस में कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वॉल्व है कमीशन। तो 1 करोड़ पे जीएसटी देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? एजेंट को देना पड़ेगा। सप्लायर कौन है? सप्लायर तो प्रिंसिपल है ना। हमारे फर्स्ट केस में जो भी सप्लायर है, जैसे यहाँ फर्स्ट केस में प्रिंसिपल सप्लायर था, यहाँ पे एजेंट सप्लायर था। तो जिस भी केस में जो सप्लायर होगा उसे क्या करना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है। इवन कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। और उसकी उन्हें क्या मिलेगी? क्रेडिट मिल जाएगी। बाय अ प्रिंसिपल, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट where the agent undertake to supply such goods on behalf of principal, और एजेंट बाय एन एजेंट टू प्रिंसिपल। एजेंट प्रिंसिपल को दे रहा है या प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है? फर्स्ट में क्या कर रहा है? प्रिंसिपल में एजेंट को दे रहा है। सेकंड में क्या हो रहा है? एजेंट प्रिंसिपल को दे रहा है। वेल द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, है ना। और फोर्थ क्या है? हमारी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस किससे है? रिलेटेड पर्सन से। अगर रिलेटेड पर्सन से हम सर्विस इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे भी क्या गेम खरा कि टीसीएस क्या करते हैं? यूके में भी है और टीसीएस इंडिया में भी है। तो अगेन रतन टाटा जी ने बोला कि यार हम विद इन इंडिया तो नहीं कर पा रहे, विद इन इंडिया में तो इनने शेड्यूल 2 में कवर कर दिया, तो एक काम करो हम टीसीएस यूके वर्सेज इंडिया कर लेते हैं। टीसीएस यूके वर्सेज इंडिया में यूके ने हमको सर्विस दी, तो हम उस सर्विस पे पैसे नहीं देंगे यूके वाली कंपनी को। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमने जैसे ही पैसे दिए कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाएगा, पैसे इन्वॉल्व हो गए तो वहां पे गवर्नमेंट आ जाएगी जीएसटी लेने। तो हम एक काम करते पैसे नहीं देते। तो यहाँ पे अगेन गवर्नमेंट आई और बोले कि भले ही आप इंडिया में करो ऐसा या फिर आप बाहर करो, है ना। बाहर करोगे, इंपोर्ट करते हो। इंपोर्ट करते हो किससे करते हो? अपने रिलेटेड पार्टी से करते हो, रिलेटेड पर्सन से करते हो, और एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट से करते हो, और बिजनेस के कोर्स में करते हो, तो उस पर जीएसटी लगेगा इवन विदाउट कंसिडरेशन। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में हमने एक चीज और देखी थी पहले ऑलरेडी, कि आप इंपोर्ट कर लेते हो, अगर बिजनेस उसमें नहीं इन्वॉल्व है बट पैसे दे दिए होते हैं, तो
उसमें तो जीएसटी लगेगी ही लगेगी, ठीक है, भले बिजनेस के केस में नहीं हो। तो अभी तक इंपोर्ट ऑफ सर्विस के चार्ट को हम बनाए, तो नॉर्मली कैसा बनेगा ये, कैसा बनेगा, अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, कंसिडरेशन क्या है, इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इस केस में जो सप्लाई होगा या तो बिजनेस के उसमें होगा इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस, या आउट ऑफ बिजनेस में होगा, है ना। तो बिजनेस के केस में होगा और कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है तो जीएसटी लगेगा। और अगर आउटसाइड ऑफ बिजनेस है ना, बिजनेस कोर्स में नहीं है, तब भी हमने सेकेंड पॉइंट कवर किया था सप्लाई में कि अगर हम इंपोर्ट करते हो और इंपोर्ट करने में आप कंसिडरेशन इन्वॉल्व करते हो, अब भले ही वो बिजनेस में यूज नहीं कर रहे तो भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, बट अगर ये आपका रिलेटेड पर्सन से है ना, और बिजनेस के केस में है, ये दो आपने कंडीशन फुलफिल कर दी तो आपको जीएसटी लगेगा। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं करी तो जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे ही सेम चार्ट हमारा बना हुआ, विद कंसिडरेशन है तो दोनों में सप्लाई मानेंगे, हमने भी दोनों में सप्लाई माना, ठीक है। उसके बाद अगर रिलेटेड पर्सन से है और बिजनेस के कोर्स में है, रिलेटेड पर्सन से है और बिजनेस के कोर्स में तो सप्लाई मानेंगे, है ना। अदर से है तो नहीं मानेंगे, है ना। रिलेटेड पर्सन होना चाहिए, रिलेटेड पर्सन नहीं हुआ तो बिजनेस, तो फिर सप्लाई नहीं मानेंगे। और अगर पर्सनल यूज में है और पैसा भी इन्वॉल्व नहीं है तो फिर हमें से सप्लाई नहीं, ठीक है, यहाँ पे सप्लाई नहीं। तो ये हमारा शेड्यूल 1 भी कवर हो गया, ठीक है, शेड्यूल 1 भी कवर हो गया। शेड्यूल 1 में क्या चीजें लिखी थी कि हम किन चीजों को सप्लाई मानेंगे। तो सप्लाई में अभी तक हमने क्या क्या रिकॉल करा कि सप्लाई क्या होती है। सप्लाई में 3 चीज आती है, कौन कौन सी, गुड्स और सर्विस होना चाहिए, है ना। सबसे पहली कंडीशन क्या है, गुड्स और सर्विस होना चाहिए। फिर उसके उसी में कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए, बिजनेस के कोर्स में होना चाहिए, या फिर सेल ट्रांसफर बार्टर एक्सचेंज लीज रेंटल लाइसेंस और ये जो भी बार्टर डिस्पोज है ये सब होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या है, इंपोर्ट करते हो आप, सर्विस बाहर से इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट करने पे भी आप पे सप्लाई मान लिया जाएगा अगर आप कंसिडरेशन पे करते हो। आप अगर पैसे देते हो तो उसको भी आप सप्लाई मान लेना, अगर भले बिजनेस में यूज करो आप सर्विस या मत करो। और थर्ड पॉइंट क्या था, शेड्यूल 1 में जो कवर किया, शेड्यूल 1 में जो हमने कवर किया, शेड्यूल 1 में हमने 4 चीज कवर करी। कौन कौन सी, अगर आप असेट डिस्पोज ऑफ करते हो जिसपे आपने आईटीसी ले रखी, हमारे केस में हमने क्या करा था, जो भी 28 लाख रुपीज हमने माइनस कर दिए थे, आईटीसी ले रखे थे, तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अगर आपने वो 28 लाख वहां माइनस नहीं किए होते तो आपको जीएसटी नहीं देना, बट आपने 28 लाख माइनस किए थे तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। सेकेंड, उसके बाद अगर आप रिलेटेड पर्सन से करते हो, रिलेटेड पर्सन कौन, विद इन इंडिया रिलेटेड पर्सन से इन कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस में करते हो तो उस केस में आप पे जीएसटी नहीं लगेगा। बट एम्प्लॉय 50,000 तक कर सकते हैं, ठीक है, 50,000 के ऊपर गए तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। एजेंट प्रिंसिपल वाला देखा था, अगर प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है या एजेंट प्रिंसिपल को दे रहा है कोई गुड्स तो उस केस में भी सप्लाई नहीं मिल पाएगा, ठीक है। ओनली गुड्स यहाँ पे कवर किया, ओनली गुड्स, ठीक है, सर्विस कवर नहीं है। थर्ड चीज कौन सी है, अगर आप इंपोर्ट करते हो, सर्विस इंपोर्ट करते हो, अपनी रिलेटेड पार्टी से करते हो, अदर एस्टेब्लिशमेंट से करते हो और पैसा इन्वॉल्व नहीं है बट बिजनेस के कोर्स में करते हो तो भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। टीसीएस यूके से नहीं मानने जाएंगे, हम टीसीएस इंडिया से ही ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंक्लूड्स वाली आइटम। अब एक्सक्लूड वाली आइटम है तो वो हम कल कवर करेंगे, हमारा लेक्चर भी हो गया है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हमारे एक्सक्लूड वाली आइटम की टीसी सप्लाई में कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूड होती, क्या सप्लाई में नहीं आएगा, तो वो हमारा सेकेंड लेक्चर में कवर होगा। टिल देन गुड बाय, गुड नाइट।